तो कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी साइंस के इसमें चैप्टर है, 5वीं चैप्टर है, तो कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं कि हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, कोयला कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो कोयला कोयला हम लोग को जैसे लाखों वर्ष पहले, लाखों करोड़ वर्ष पहले कि क्या होते हैं कि पेड़ पौधे मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण कोयला प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम जैसे पेट्रोलियम जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीव जंतु समुद्र के अंदर मर जाते हैं उच्च ताप और दाब के कारण, जिससे हम लोग पेट्रोलियम प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ते इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। क्रियाकलाप देते हैं 5.1। तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाई है और उनका प्राकृतिक तो मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। इसमें बोला गया कौन प्राकृतिक है और मानव निर्मित कौन सा है। तो इसमें ये बोला गया है कि दोस्तों, जैसे दोस्तों कोल होते हैं जो लकड़ी के जलने के बाद जो बनते हैं, तो वो मानव निर्मित हो गया। प्राकृतिक कोयला हो गया, जो हम लोग को कोयला प्राप्त होते हैं, जो प्राकृतिक ये पेड़ पौधे जो मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, जो वो प्राकृतिक होते हैं कोयला के। आगे बात करते हैं, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है। तो क्योंकि ये सभी ये प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। जैसे बोला, क्या हम लोग प्राकृतिक संसाधन निरंतर उपयोग कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो क्या जल एक असीमित संसाधन है। तो प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण है जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु, ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है कि जैसे प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, तो ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो इन संसाधनों के उदाहरण है जैसे वन जीव, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये है कि ये प्रकृति में इन स्रोतों से की मात्रा से सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो इन संसाधनों के उदाहरण है वन जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आदि। क्रियाकलाप 5.2। तो ये कक्षा हेतु सामूहिक क्रियाकलाप है। तो कुछ पात्र लीजिए और उन्हें या पॉपकॉर्न या मूंगफली या भुने हुए चने या टॉफियों से भरिए और विद्यार्थियों को साथ के समूह में बांट दीजिए। और अब इन समूह को 1, 2 या 4 विद्यार्थियों वाले उपसमूह में बांट दीजिए। तो उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित करिए। ये उपसमूह या उपभोक्ताओं को निरूपित करते हैं और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ता की संख्या अधिक है। तो प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा मात्र रख दीजिए और प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपयोग करें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसे ही करने को कहिए कि विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इनका उपयोग करने के लिए कहिए। तो अब अंतिम रूप से देखिए कि तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला या नहीं। यह भी देखिए कि क्या पात्रों में अभी कुछ शेष बच गया। तो मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थों, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है, तो हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिन्हित हो। तो इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कि कुछ समाप्त होने वाले या प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इनका निर्माण सजीव प्रणालियों के मृत अवशेषों जैसे जीवाश्मों से होता है। तो अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जैसे 5.1 में कोयला, तो आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। जैसे चित्र 5.1 में कि यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। जैसे कोयला आपने देखा 5.1 में कोयला दिखाया गया। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। तो पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। तो कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कोयले की कहानी, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे और बाढ़ जैसे प्राकृतिक
प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे तो, तो अधिक मृदा जम क्या होता है कि दब जाने के कारण मृदा नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए और धीरे धीरे गहरे होते गए और उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित को या कार्बनीकरण कहते हैं। तो धीरे धीरे ये क्या हुए कि पेड़ पौधे जो उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयले में मुख्य रूप से यह कार्बन मृत होता है। ये मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को या कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो जैसे चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चित्र 5.2 में कोयले की खान को दिखाया गया है। जैसे कोयले की एक खान है, इसमें दिखाया गया है किस तरह। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसमें क्या बोला कि वायु में गर्म करने पर क्या होता है, कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं। इसमें बोला गया कि उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पादन प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कोक या कोलतार या कोयला गैस हो गया। तो आज जानते हैं। तो इसमें बोला कि तो उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक हो गया, कोलतार हो गया, कोयला गैस हो गया। ये क्या होता है, ये उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। आइए पढ़ते हैं। पहला कोक के बारे में पढ़ते हैं। ये नंबर कोक के बारे में। यह एक कठोर या सरंध्र और काला पदार्थ है। तो यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग या इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ऐसे बोला गया है कि कोक का उपयोग एक कठोर होता है। कोक क्या होता है, कठोर होता है और सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक का उपयोग कोलतार के कोक का उपयोग कहाँ किया जाए, इस्पात के उद्योग निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। इसको याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। आइए कोलतार के बारे में पढ़ते हैं। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। जो चित्र 5.3 में कोलतार को दिखाया गया है। यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। ये कोलतार क्या होता है, 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों को उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाला विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग या औषधि या विस्फोटक या सुगंध या प्लास्टिक पेंट या फोटोग्राफिक सामग्री या छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि यह मौत या अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे तो इसमें बोला गया कि जैसे दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में भी तथा उद्योगों जैसे संश्लित रंग या औषधि विस्फोटक सुगंध या प्लास्टिक पेंट या फोटोग्राफिक सामग्री या छत निर्माण सामग्री आदि में भी होता है। तो रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने में भी मिलाई जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां को कोलतार से प्राप्त किया जाता है। तो नेफ्थलीन की गोलियां भी दोस्तों कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, नेफ्थलीन की गोलियां भी क्या किससे, कोलतार से ही प्राप्त की जा सकती है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम या उत्पादन या बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं। तो कोयला गैस के बारे में कहते हैं। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। तो यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें कोयला गैस के बारे में बोला गया है कि ये कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते हैं, कोयला गैस। तो कोयले के प्रक्रम द्वारा क्या कोक बनाते हैं और कोयला गैस प्राप्त की जाती है। तो यह कोयला प्रक्रम संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसमें क्या बोला, यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़क पर रोशनी के लिए किया जाता था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो आइए पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। 5.2 पेट्रोलियम के बारे में। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। तो भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और
ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। तो ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। जैसे चित्र 5.4 में तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, और पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के फेंदे में जाकर जम गए, और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति एवं उच्च ताप एवं उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। तो आइए आगे बात करते हैं कि जैसे यह चित्र दिखाए गए हैं कि ये चित्र 5.4 में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण यहाँ दिखाया गया है। तो इसमें ये चित्र में दिखाया गया है कि जैसे कुएं हैं, तो जैसे तेल है और गैस है, उसके बाद ये जल है। तो इसमें देखा गया जल के ऊपर तेल और गैस को दिखाया गया है। इस तरह से ये पेट्रोलियम तथा या प्राकृतिक गैस के भंडारण इसमें दिखाया गया, और अप्रवेश्य चट्टान ये दिखाया गया है। तो आइए आगे बात करें, जैसे चित्र 5.4 देखिए, जो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाया गया है। जैसे चित्र 5.4 में दिखा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण को दिखाया गया है। चित्र 5.4 में देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत और जल के परत के ऊपर है। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, तो और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तो विश्व का पहला तेल का कुआं या पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में जब प्रवेशित ड्रिल किया गया था। तो आप क्या बोलते हैं, 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला, और भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाईवे और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण, जानते पेट्रोलियम का परिष्करण के बारे में पढ़ते हैं। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का या तेलीय द्रव है, तो इसकी गंध अप्रिय होती है, और यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल, डीजल, सेनाक तेल, पैराफिन, गोमोम आदि का मिश्रण होती है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों या प्रभाजों को पृथक करने का यह प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह जिसे पेट्रोलियम परिष्करण ये दिखाया गया, यह कार्य पेट्रोलियम या परिष्करणी में यह संपादित किया जाता है। जो चित्र 5.5 में ये दिखाया गया है, जो को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में सम्मानित किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम के विभिन्न यह संगठन और उनके उपयोग या सारणी 5.1 में दिए गए हैं। जैसे सारणी 5.1 पेट्रोलियम के विभिन्न संगठन और उनके उपयोग यहाँ दिया गया। जैसे पेट्रोलियम के संगठन, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे एलपीजी उपयोग है या घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए भी विलायक है, और मिट्टी का तेल जैसे स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में, और डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करते हैं। सेनाक तेल का उपयोग सेनाक के रूप में करते हैं, और पैराफिन, मोम या मरहम, मोमबत्ती या बेसलिन आदि में करते हैं। या बिटुमेन का पेंट एवं सड़क निर्माण में करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं पेट्रोलियम रसायन कहते हैं। इनका उपयोग या अपमार्जक रेसे या पॉलिएस्टर या नायलॉन या एक्रिलिक आदि या पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों या यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण या पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। तो आइए 5.3 देखते हैं। तो 5.3 में प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा या सरलतापूर्वक हो जाता है। तो प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। तो अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी और यह एक स्वच्छ ईंधन है। तो सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, और जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। तो पाइपलाइनों का ऐसा जाल या बड़ौदा या गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों में पर भी उपलब्ध है। तो प्राकृतिक गैस का उपयोग या प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के या औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारण है। तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा में पाई जाता है। कि प्राकृतिक कहाँ? त्रिपुरा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में और कृष्णा, गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? इसमें बोला गया है कि क्या अब प्रयोगशाला में भी मृत जीवों से कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती हैं? तो
बोला गया कि नहीं, इनका बनाने के लिए बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। पहले ही इसका जवाब दे दिया, बूझों का जवाब दिया। ये धीमा प्रोसेस है, इसके बनने के लिए परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। आइए आगे बात करते हैं। जैसे 5.4 में कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। 5.4 में कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है और आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। तो आप जानते हैं कि कोयला या पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडारण कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। तो इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना और वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। तो अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का काम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाए और उनके गुण। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ये सलाह देते हैं लोगों को जहां संभव हो गाड़ी सामान्य और मध्यम गति से चलाएं और यातायात लाइटों और जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए और टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। तो आपने क्या पढ़ाया था दोस्तों? आपने इस शब्द को पढ़ लिया कि कोयला गैस, कोयलतार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करण। आपने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो आपने क्या सीखा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधन का निर्माण या सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है और कोक और कोलतार या कोयला गैस या कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल या पैराफिन या मोम, श्रेयक तेल आदि प्राप्त होते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है और हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। आइए अभ्यास करते हैं। अभ्यास है कि CNG और LPG का इसमें अभ्यास दिया गया है कि दोस्तों इसके CNG और LPG ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। इसमें CNG और LPG क्या होते हैं दोस्तों कि कम प्रदूषण होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मानव स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो इसे क्या कहते हैं प्रदूषित गैस नहीं निकलते, जिस कारण पर्यावरण और मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका लाभ बोला गया, इसका लाभ लिखने के लिए बोला। एक बार दोबारा इसको पढ़ना, वीडियो को देखना, इसके बारे में आप दोबारा इसका लाभ पता कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करना। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको प्रैक्टिस करना दोस्तों। क्रियाकलाप दिया गया है, इसका क्रियाकलाप पढ़ना, इसका क्रियाकलाप। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही इस चैप्टर में बता देंगे, अगले दिन अगले चैप्टर में देखेंगे।